हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने 12th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 14 जैव अणु के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। यह वीडियो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे। देखेंगे पहला प्रश्न क्या कह रहा। एक नंबर कह रहा निम्नांकित शुगर में से सबसे मीठा कौन है, ठीक है। तो देखिएगा ऑप्शन ए कह रहा है ग्लूकोज, बी कह रहा है लैक्टोज, सी में दिया सुक्रोज और डी में दिया वो फ्रक्टोज। तो हमने आपको बताया था कि सबसे मीठा शुगर जो होता है वो कौन सा होता है, तो फ्रक्टोज। इसलिए इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। दूसरा प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा। कह रहा ग्लूकोज में कायरल कार्बन है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि कायरल कार्बन हम कैसे निकालते, देखिएगा। तो हम ग्लूकोज में आपको पता है ना एल्डो ग्रुप होता है, तो हमने कहा था उसके नीचे और देखेंगे सबसे लास्ट वाले कार्बन के बीच वाले जो असमित कार्बन है वही उनकी क्या हो जाती है, संख्या कायरल कार्बन कहलाती है, ठीक है। तो ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है, 4। तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे 3 नंबर क्या कह रहा। कह रहा देखिएगा सुक्रोज का सूत्र है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था सुक्रोज का सूत्र क्या होता है, तो C12H22O11, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे 4 नंबर क्या कह रहा। कह रहा कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड इकाई प्रदान करते हैं उसे कहा जाता है। तो हमने कहा था देखिए कार्बोहाइड्रेट का जब हम रासायनिक वर्गीकरण पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर जल अपघटन कराने पर या जलांशित होकर कह सकते हैं 3 से लेकर 10 तक अगर मोनोसैकेराइड इकाई प्रदान करते तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑलिगोसैकेराइड। तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे 5 नंबर क्या कह रहा। कह रहा प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में किस बंध के द्वारा अस्थायी होता है, ठीक है। तो देखिएगा हमने कहा था कि प्रोटीन जो होता है एमिनो एसिड के मिलने से बना होता है, ठीक है। और इसकी जो हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, हेलिकल संरचना जो होती है वो देखेंगे ये जो हाइड्रोजन बंध होते हैं उनके द्वारा अस्थायी होती है, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसकी चर्चा भी हमने किस से आपसे क्लास में कि एमिनो अम्ल जो जोड़ते तो देखेंगे किस कौन सा बंध हेलिकल संरचना जो बनाई जाती है तो एमिनो अम्ल के जुड़ने के द्वारा, तो कौन सा बंध वहाँ पे होता, किस बंध के द्वारा अस्थायित्व मिलता, तो हाइड्रोजन बंधन। क्लियर है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है 6 नंबर। कह रहा न्यूक्लिक अम्लों में क्रम रहता है, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा भस्म फास्फेट शुगर, बी कह रहा है भस्म शुगर फास्फेट, सी कह रहा है शुगर भस्म फास्फेट और डी कह रहा है फास्फेट भस्म शुगर। तो देखिएगा जब न्यूक्लिक अम्ल की बात करी जाए तो न्यूक्लिक अम्ल में क्या होता है, पहले भस्म होते फिर शुगर और फिर फास्फेट, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। आगे देखेंगे 7 नंबर क्या कह रहा। निम्नलिखित में कौन सा पिरीमिडीन भस्म जो आरएनए में उपस्थित रहता है किंतु डीएनए में नहीं, ठीक है। तो देखिएगा ऑप्शन ए कह रहा है ग्वानिन, बी कह रहा है थाइमिन, सी कह रहा है एडेनिन और डी कह रहा है यूरेसिल। तो देखिएगा आरएनए में क्या होता है, डीएनए में तो ए बी सी ऑप्शन तीनों पाए जाते हैं, लेकिन आरएनए में देखिएगा तो डीएनए में देखेंगे तो यूरेसिल नहीं पाया जाता, जबकि यूरेसिल की उपस्थिति किसमें होती, आरएनए में। तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है आरएनए तथा डीएनए कायरल अणु हैं, इनकी कायरलता का कारण है, ठीक है। किसकी पूछ रहा, आरएनए तथा डीएनए। तो ऑप्शन ए कह रहा है डी शुगर अवयव, बी कह रहा है एल शुगर अवयव, सी कह रहा है कायरल भस्म इकाई और डी कह रहा है कायरल फॉस्फेट ईस्टर इकाई। तो देखिएगा आरएनए तथा डीएनए जो कायरल अणु है इनकी कायरलता का जो कारण होता है ये डी शुगर अवयव होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पर इस चीज़ को हमने आपको वहाँ पढ़ाते समय जिक्र नहीं किया था, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं ले गए थे। तो इस प्रश्न के लिए आप ऑप्शन से याद रखेंगे कि डी शुगर अवयव जो होता है ये इनके कायरलता का कारण होता है, ठीक है। तो 8 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। 9 नंबर देखेंगे क्या कह रहा। कह रहा मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड एवं मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड है। ऑप्शन ए कह रहा है ईपीमर्स, बी कह रहा है इनानिसियोमर्स, सी कह रहा है एनोमर्स और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिएगा मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड एवं मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड जो होते हैं ये आपस में होते हैं एनोमर्स, ठीक ना।
ये क्या होते हैं? एनोमर्स, ठीक ना। तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऐसा ही एक प्रश्न आपसे और भी पूछ सकता है, अल्फा ग्लूकोसाइड और बीटा ग्लूकोसाइड, यहाँ से डी उड़ा देगा, या अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज करके ऐसे भी पूछ सकता। तो याद रखिएगा क्या होते हैं ये आपस में? एनोमर्स। डी यहाँ पे आपको देखने को मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, दो तरह से यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे 10 नंबर, कह रहा है डीएनए संरचना में एडेनिन एवं थाइमिन के बीच एच बंध की संख्या है। तो याद रखेंगे, देखिएगा डीएनए संरचना में एडेनिन और थाइमिन के बीच जो एच बंध की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो 2, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे 11 नंबर क्या कह रहा कौन प्यूरिन व्युत्पन्न है? ऑप्शन ए कह रहा साइटोसिन, बी कह रहा ग्वानिन, सी कह रहा यूरेसिल और डी कह रहा थाइमिन। तो जो प्यूरिन व्युत्पन्न होता है वो कौन सा है? ग्वानिन। इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे 12 नंबर कह रहा निम्नांकित में कौन डाइसैकेराइड है? ऑप्शन ए कह रहा है लैक्टोस, बी में दिया स्टार्च, सी कह रहा है सेल्यूलोज और डी कह रहा है फ्रक्टोज, ठीक है। तो देखिएगा लैक्टोस जो होता है इसको हमने बताया था क्या होता है? तो डाइसैकेराइड होता है। तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे 13 नंबर कह रहा है पृथ्वी पर बहुतायत मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन ए कह रहा है ग्लूकोज, बी कह रहा है फ्रक्टोज, सी कह रहा है स्टार्च और डी कह रहा है सेल्यूलोज। तो याद रखिएगा पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला, मतलब बहुतायत मात्रा में जो पाया जाने वाला, ठीक ना, ऑप्शन के अनुसार जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा होता है? तो सेल्यूलोज। तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। आगे देखेंगे 14 नंबर क्या कह रहा इक्षु शर्करा के जल अपघटन से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए कह रहा ग्लूकोज, बी कह रहा फ्रक्टोज, सी कह रहा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज और डी कह रहा डेक्सट्रोज, ठीक है। तो हमने आपको बताया था, देखिएगा कि इक्षु शर्करा का जब हम जल अपघटन कराएंगे तो ग्लूकोज भी मिलता है और फ्रक्टोज भी मिलता है। तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखते हैं 15 नंबर क्या कह रहा निम्नांकित में कौन कीटोहेक्सोज है? ठीक है। तो देखिएगा हमने आपको एल्डोहेक्सोज और कीटोहेक्सोज बताया था। तो एल्डोहेक्सोज यानी जिसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित है तो उसे हम ग्लूकोज कह रहे थे, और कीटोहेक्सोज आपसे पूछ रहा है तो ये क्या होता? फ्रक्टोज। तो 15 के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। अगर एल्डोहेक्सोज पूछे तो आप किस पे टिक करेंगे? ग्लूकोज पे। क्लियर है। आगे देखेंगे 16 नंबर क्या कह रहा ग्लूकोज को फेहलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त अवक्षेप का रंग होता है, ठीक है। तो जब हम ग्लूकोज को फेलिंग घोल के साथ या फेलिंग विलयन के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? लाल अवक्षेप मिलता है, आपको पता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे 17 नंबर क्या कह रहा स्टार्च बहुलक है। ऑप्शन ए कह रहा फ्रक्टोज का, बी कह रहा ग्लूकोज का, सी कह रहा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज दोनों का, डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा स्टार्च किसका? तो ग्लूकोज का बहुलक होता है, याद रखेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा 18 नंबर कह रहा प्रोटीन की मुख्य संरचनात्मक इकाई है। तो कह रहा एस्टर लिंकेज, बी कह रहा ईथर बंधन, सी कह रहा पेप्टाइड बंधन और डी कह रहा इनमें सभी। तो देखिएगा जो प्रोटीन की मुख्य संरचनात्मक इकाई होती है वो कौन सा होता है? तो पेप्टाइड बंधन। हमने आपको बताया था पेप्टाइड बंधों के द्वारा ये जुड़े होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे 19 कह रहा प्रोटीन के जल अपघटन से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए कह रहा न्यूक्लियोटाइड, बी कह रहा लिपिड, सी कह रहा कार्बोहाइड्रेट और डी कह रहा एमिनो एसिड। तो देखिएगा प्रोटीन के जल अपघटन से क्या मिलता है? तो हमें एमिनो एसिड प्राप्त होता है। इन्हीं के मिलने से तो प्रोटीन बना होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 20 नंबर क्या कह रहा प्रोटीन का स्कंदन कहलाता है। ऑप्शन ए कह रहा निर्जलीकरण, बी कह रहा अपक्षय, सी कह रहा डीएमिनेशन और डी कह रहा विकृतीकरण। तो देखिएगा प्रोटीन का जो स्कंदन होता है ये विकृतीकरण कहलाता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे 21 नंबर कह रहा प्रोटीन में द्वितीयक संरचना निर्धारित करने वाला बंधन है। तो देखिएगा प्रोटीन में द्वितीयक संरचना, जब इसकी हमने द्वितीयक संरचना बनाना आपको सिखाया नहीं था, तो यहाँ पे आप ऑप्शन से इस चीज़ को याद रखेंगे कि प्रोटीन में द्वितीयक संरचना निर्धारित करने वाला जो बंधन है वो कौन सा है? एच बंधन। तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
देखेंगे 22 नंबर क्या कह रहा प्रकृति में कितने एमिनो अम्ल होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है 6, बी कह रहा है 10, सी कह रहा है 15, डी कह रहा है 20। तो देखिएगा प्रकृति में ज्ञात एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है, तो 20। तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 23 नंबर कह रहा है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो हमने आपको बताया था विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल। ठीक है, तो इस ऑप्शन में देखेंगे रेटिनॉल ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, जेरफ्थॉल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे इसके अलावा आप विटामिन सी के, डी के भी और B1 के और B12 के रासायनिक नाम याद रखेंगे, वहाँ से प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और ए और सी और डी के कमी से होने वाले रोग, ई पे भी एक बार देख लेंगे, उसको विटामिन वाले का रिवीजन आप लोग कर लेंगे। ठीक है, 24 नंबर देखेंगे कह रहा विटामिन ए की कमी से होता है। तो हमने आपको बताया था कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस भी लिख सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ई की कमी से पूछे तो वो नपुंसकता होता है, किसकी कमी से, ई से। सी की कमी से पूछे तो स्कर्वी होता है। बेरी पूछे तो आप देखेंगे हमने आपको बताया था विटामिन B1 की कमी से होता है। तो ये चीज़ आप एक बार रिवीजन कर लेंगे। क्लियर है? 25 नंबर देखेंगे कह रहा है विटामिन B12 में होता है। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबालाएमिन। और हमने आपको बताया था कि कोबालाएमिन देखिएगा तो यहाँ पर कोबाल्ट थर्ड की उपस्थिति होती है। 9वें चैप्टर में भी हमने इस चीज़ को बताया था, यहाँ भी एक बार आपको बता दे रहे हैं विटामिन B12 में किसकी उपस्थिति होती है, तो कोबाल्ट, जो कि कितने ऑक्सीकरण संख्या के साथ यहाँ पे रहता है, तो 3 +3 चार्ज लेके मौजूद रहता है, संकुल यौगिक बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो ये 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे इस चैप्टर से, जिन्हें आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे और एक दो बार अच्छी रिवीजन कर लेंगे। इससे बाहर आपको पेपर में कुछ देखने को नहीं मिलेगा। एक बार विटामिन वगैरह आप लोग पढ़ लेंगे, वहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज स्टार्टिंग में जो हमने प्रश्न कराया वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ठीक है, विटामिन ए से पहले पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है, या सब्जेक्टिव में भी देखेंगे तो आपसे पूछा जाता है कि कह देगा कि 2 विटामिन के क्या रासायनिक नाम लिखें, या पूछ देगा कि इनकी 2 विटामिन का नाम, रासायनिक नाम लिखें और उनकी कमी से होने वाले रोग का नाम लिखें, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देख लेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक्स।